Hi students, welcome to the part 2 of discussion of RTP in November 2023 for CA Inter पेपर 2 Corporate and Other Laws। तो पहले पार्ट में आप जानते हैं हमने MCQ वगैरह की डिस्कशन करी थी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के ऊपर। दो तीन प्रश्न अच्छे हैं जो पहली बार शायद आप देखेंगे इस तरह के। कहता है पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी की है 25 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। सम ऑफ द शेयर होल्डर्स जिनके पास 2500 इक्विटी शेयर्स हैं आर रेजिडेंट्स ऑफ लंदन फॉर हुम अ फॉरेन रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स इज ओपन्ड देयर एट ऑन 1 नवंबर 22। तो आपसे पूछा गया विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर ओपनिंग ऑफ फॉरेन रजिस्टर कि आपने उसकी फाइलिंग करनी है विद द आरओसी ऑफ द एज रिगार्ड टू द नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ द लंदन ऑफिस। देखिए आप रजिस्टर के ऊपर बेटा जी सेक्शन 88 में पढ़ते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर इवन फॉरेन रजिस्टर की हम वहां बात करते हैं। सब सेक्शन 4 के अंदर हम पढ़ते हैं कि भैया कंपनी किसी भी कंट्री आउटसाइड इंडिया में आप इस तरह से एक फॉरेन रजिस्टर ओपन कर सकते हैं, चाहे वो मेंबर का हो, डिबेंचर होल्डर्स का हो या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का हो। रूल 7 ये कहता है, रेड विद रूल नंबर 7 है कि आपने विद इन 30 डेज जैसे ही आपने ओपन किया फॉरेन रजिस्टर उसकी फाइलिंग करनी है आपको आरओसी के पास। आरओसी के पास आप जानते हैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता, स्वाभाविक आपको फीस देनी पड़ेगी। तो देखिए 1 नवंबर को आपने ओपन किया था तो उसके 30 दिन के अंदर आपने ये फाइलिंग करनी है। तो 30 दिन आप काउंट करके बता सकते हैं। देखिए फ्रॉम डेट है तो ऑब्वियसली 1 नवंबर को हम इग्नोर करके 30 दिन दैट मींस 1 दिसंबर तक आप फाइलिंग कर दीजिए, वो डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, ऑलरेडी मैंने स्टार लगाया है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम के लिए। आप प्राइवेट लिमिटेड हैं और बने हैं 25 अप्रैल 2020 को। जब आपकी फॉर्मेशन हुई है आर्टिकल्स में लिखा गया था दैट द कंपनी शैल नॉट बी परमिटेड टू एक्सेप्ट कि कंपनी नहीं लेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी कोई भी क्या एडवांस सब्सक्रिप्शन या कॉल इन एडवांस के लीजिए। आर्टिकल में आपने लिख दिया कॉल इन एडवांस नहीं लेंगे। लेकिन अगस्त 23 में जरूरत महसूस की गई आर्टिकल्स को अमेंड किया जाए कि हम कॉल इन एडवांस ले सकें। तो कहता बताइए कि जो प्रोविजन आपने इंसर्ट की थी आर्टिकल्स में जब आपने कंपनी बनाई थी क्या वो वॉइड है, मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए बढ़िया प्रश्न है और इसे हम कहेंगे सेक्शन 50 रेड विद सेक्शन नंबर 6। पहली बात सेक्शन 6 आपको याद होगा सिविंग क्लॉज के ऊपर आता है कि जब तक कुछ अलग से ना लिखा हो, राइट, कि एक्ट का जो क्या है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है, सुपीरियर इफेक्ट है ओवर व्हाट मेमोरेंडम आर्टिकल्स रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट, राइट। ये 4 चीजें मेमोरेंडम आर्टिकल्स रेजोल्यूशन एग्रीमेंट कोई भी चीज हो हमेशा एक्ट का क्या रहेगा ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। और अगर स्टिल आप कुछ इसे रिवर्स करते हैं तो स्वाभाविक है वो प्रोविजन क्या रहेगी वॉइड रहेगी। टू दैट एक्सटेंट इट विल बी रेपुग्नेंट अगेंस्ट रहेगा, उसे हम वॉइड कंसीडर करके चलते हैं। सेव एज अदरवाइज का मतलब है जब तक अलग से ना लिखा हो। अब सेक्शन 50 क्या कहता है, सेक्शन 50 डील करता है कॉल इन एडवांस के ऊपर, जो कहता है कि आप कॉल इन एडवांस ले सकते हैं इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स में लिखा हो तो, राइट, आर्टिकल्स में लिखा हो तो आप एडवांस में पैसा ले सकते हैं। सो अब हमारे केस में क्या था, आर्टिकल्स में लिखा था आप पैसा नहीं ले सकते हैं और हमने कहा कि सेक्शन 6 कहता है एक्ट का क्या रहेगा ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो इसलिए अब हम क्या कहेंगे कि भैया सेक्शन 50 तो कहता है, राइट, कि आर्टिकल से बात बन सकती है और सेक्शन 6 की सेविंग क्लॉज है। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली अगर आर्टिकल्स में लिखा हो तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई साहब ऐसी प्रोविजन आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये प्रोविजन क्या करेगी प्रिवेल करेगी और हम इसे वॉइड कंसीडर नहीं करेंगे। बढ़िया प्रश्न, ध्यान रखिएगा पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैंने यहां पे स्टार लगाया है। सो देखिए इसमें डिविडेंड के ऊपर है। कहता है डिविडेंड अमाउंट आपको कुछ रिसीव्ड है या रिसीवेबल है इक्विटी शेयर्स मिस्टर वैभव को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो आपको ये 2 कंपनियां बता रखी हैं सुवास लिमिटेड एंड भंडोल, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ड निधि कंपनी है। तो डिविडेंड की आपको डिक्लेरेशन डेट भी दे रखी है, अमाउंट भी दे रखा है, राइट। अब ध्यान से देखिए हम सारे जानते हैं कि डिविडेंड आपने विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन पे करना होता है, वरना 127 में क्या लगती है पेनल्टी लगती है। तो ये देखिए आपने 25/8 को डिक्लेयर किया है, कहता डिविडेंड पे हुआ है 23/10 को। तो प्राइमा फेसी हमें साफ दिख रहा है 30 दिन में आपने डिविडेंड नहीं दिया। निधि में देखिए 4 नवंबर को आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, लेकिन डिविडेंड का अमाउंट यहां पे बड़ा क्रूशियल है क्योंकि उसकी पेनल्टी डिविडेंड के अमाउंट के ऊपर है निधि कंपनी में।
कहते हैं यहां पे भी आपने डिविडेंड समय पे नहीं दिया। अगला प्रश्न कहता है वैभव जी के पास 100 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और ये है एक तीसरी कंपनी जिपांती लिमिटेड के, जहां डिविडेंड का रेट आपको 8% बताया गया है, लेकिन कहता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है। देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, प्रॉफिट नहीं है तो स्वाभाविक है डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो यहां पे कोई डिफॉल्ट वाली बात नहीं है। तो आपसे पूछा गया कि इस सिचुएशन के हिसाब से आंसर दीजिए, क्या पनिशमेंट होगी टू द कंपनीज की पनिशमेंट, क्योंकि आप जानते हैं 30 दिन में डिविडेंड नहीं दिया तो पेनल्टी कंपनी के ऊपर भी है एंड डायरेक्टर के ऊपर भी है जो अवेयर ऑफ डिफॉल्ट होते हैं। तो कंपनी वाली आपसे पूछी गई है और वेदर जिपांती जो कि प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड था कि इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, एज आई सेड कि उसको देने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। तो यहां देखिए 127 कोट किया गया है आंसर में, राइट। तो 30 दिन में डिविडेंड देना होता है या डिविडेंड वारंट पोस्ट करना होता है, नहीं दोगे तो देखिए हम साफ पढ़ते हैं कि कंपनी के ऊपर कंपनी को ब्याज देना पड़ता है और उसका रेट रहता है 18% पर एनम, राइट। और क्योंकि कंपनी के ऊपर पेनल्टी पूछी गई थी, डायरेक्टर वाली नहीं पूछी, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन निधि कंपनी के ऊपर इंटरेस्टिंग है। निधि से रिलेटेड हम ये पढ़ते हैं कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं टू अ मेंबर, एक मेंबर को, और उसका अमाउंट है 100 रुपया या उससे कम है, तो कहता हम इसे सफिशिएंट कंप्लायंस मान लेते हैं कि अगर आपने इसके बारे में देसी अखबार, लोकल न्यूज़पेपर में छाप दिया है इस डिविडेंड से रिलेटेड, और साथ में कंपनी के नोटिस बोर्ड के अंदर आपने 3 महीने के लिए उसके ऊपर चिपका दिया है, मतलब यहां पे आपको ये अगर 100 रुपए डिविडेंड तक का अमाउंट ये ध्यान रखना है। तो निधि वाले में तो देखिए हमें साफ ही बताया गया था अमाउंट ही कितना है, 100 रुपए। सो दैट इज अ ग्रेट क्वेश्चन। मतलब यहां से आइडिया ले लीजिए कि इस आरटीपी से आइडिया क्लियर कट है कि इंस्टीट्यूट पेपर बहुत टेक्निकल डालेगा, इसलिए हमेशा बच्चों को मैं कहता हूं यार सारे क्वेश्चन आपकी आंख से निकलने चाहिए, आरटीपी हो, एमटीपी हो, पास्ट क्वेश्चन हो, स्टडी मैट हो, और ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन सेक्शन वाइज मैंने मेरी कंपाइलर बुक में भी दे रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बी प्रिपेयर्ड कि कोई चीज आपने पहले नहीं पढ़ी, टेक्निकल है, प्रश्न आ सकता है। यहां से ये मैसेज क्लियर कट हमें दिख रहा है। अब देखिएगा, जहां तक सवाल है सुभाष लिमिटेड, जो हम देख रहे थे कि 30 दिन क्रॉस हो जाता है, जैसे बताया गया था 25/8 को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, लेकिन पे हुआ है 23/10 को। अब देखिए कंपटीशन करनी पड़ेगी हमें, टाइम पीरियड का डिफॉल्ट कितना है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए 30 दिन तक का तो टाइम है कंपनी के पास, आपने 25/8 को दिया है, तो 25 वाला दिन हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ध्यान रखिएगा अगस्त का महीना 31 का होता है, तो 25 तारीख एक्सक्लूड कर दी तो अगस्त के हो गए 6 दिन, और सितंबर के कितने ले लोगे 24, तो ये हो गए 30 दिन। 24 सितंबर के लिए ले लिए तो ब्याज स्वाभाविक है, कौन सी डेट से आप कंप्यूट करोगे, 25 सितंबर से। और क्योंकि आपने डिविडेंड कब दिया है, 23 अक्टूबर को दिया है, तो यहां पे अगर आप देखते हैं 25 से 23 अक्टूबर, तो स्वाभाविक है इंटरेस्ट हम कंपनी से लेंगे और 18% पर एनम है, तो डेज निकालने पड़ेंगे ना भाई। तो अगर आप डेज यहां देखते हैं तो स्वाभाविक है सितंबर के कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए 25 से 30 सितंबर तक, और अक्टूबर के 23 हो गए, तो टोटल डेज कितने हो गए 29 डेज डिवाइड बाय 365 आप कर लेंगे, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। डिविडेंड का अमाउंट आपको 800 रुपए दिया गया था, इंटरेस्ट का रेट है 18%। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन, इस तरह से आज तक प्रश्न कोई इंस्टीट्यूट का किसी भी रूप में आरटीपी एमटीपी पास नहीं रहा है। सो दैट इज द फैक्टर जहां हमें ध्यान रखना है कि कुछ चीजें जिनके ऊपर प्रश्न इस तरह से प्रैक्टिकल बन सकते हैं, इंस्टीट्यूट इज गोना आस्क, सो बी प्रिपेयर्ड। अगला देखिए जो निधि कंपनी से रिलेटेड था, क्योंकि डिविडेंड का अमाउंट ही कितना रुपए पेबल था, भाई साहब को 100 रुपए मिलने थे सर, राइट। तो इसलिए तो जैसे हमने कहा था भाई अखबार में छाप दीजिए, नोटिस बोर्ड में चिपका दीजिए 3 महीने के लिए। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यही आंसर है कि अगर ऐसा कर दिया है तो पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही नहीं बताया गया कि अखबार में छापा या नहीं छापा, 3 महीने के लिए नोटिस बोर्ड पे डाला या नहीं डाला। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाला जैसे मैं आपको बोल रहा था, वो एरियाज इकट्ठे होते जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए वो डिविडेंड क्या होता जाएगा आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये काफी बार आपने कॉपी पेस्ट सेम देखा भी होगा। ये प्राइवेट कंपनी है और मैन्युफैक्चर कर रहा है ये कुछ टॉयज वगैरह में, ह्यूज मार्केट है। कहता कंपनी ने अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। एंगेजमेंट लेटर ऑफ वाज साइंड विद द क्लॉज दैट फी
टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड, मीन्स जो रेम्यूनरेशन देना ऑडिटर को म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा। अब डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी ने आपको अप्रोच किया कि भाई साहब एडवाइस दीजिए कि इस रेम्यूनरेशन किस तरह से पे किया जाएगा। तो देखिए हम सेक्शन नंबर 142 में पढ़ते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स कि भैया उसमें दो चीजें आपने ध्यान रखनी होती है। एक, उसे कंपनी क्या करेगी, फिक्स करेगी कहां, जनरल मीटिंग में, या उसका क्या तय करेगी कंपनी, तरीका कि किस तरह से देना है आप ये तय करोगे कहां पे, जनरल मीटिंग में। तो ये तरीका। अब आपने यहां क्या लिख दिया कि आप म्यूचुअली डिसाइड करना चाहते हो। भैया कोई म्यूचुअली बात वाली बात नहीं है, ये दो तरीके हैं, या तो जीएम में आप फिक्स कर दो या तरीका बता दीजिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि भैया इस तरह से ही आपको रेम्यूनरेशन तय करना होगा। बाकी आंसर में नो डाउट लिख दिया है इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से, क्योंकि रेम्यूनरेशन में हम यही पढ़ते हैं इन एडिशन टू फीस पेबल क्या मिल जाएंगे आपको, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द ऑडिट, या कोई भी फैसिलिटी आपको जो एक्सटेंड की गई है। लेकिन हम नहीं लेंगे, डज नॉट इंक्लूड कोई भी एनी अदर सर्विसेज जो आपने रेंडर्ड की हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बता रखी है आपको, फेस वैल्यू बता रखा है 100 रुपए। कुछ शेयर होल्डर्स का ओपिनियन है कि ये बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि वो शेयर नहीं बेच पा रहे हैं मार्केट में, और वो कह रहे हैं कंपनी को कि रिड्यूस कर दीजिए आप फेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं स्टॉक स्प्लिट, राइट, या यूं कह लीजिए सेक्शन 61 में हम पढ़ते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। तो नेचुरल है 100 रुपए से हम 10 रुपए का कर रहे हैं, तो हम सब डिवीजन कर रहे हैं इनटू स्मॉलर अमाउंट, जिसके ऊपर लगता है सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। तो बिल्कुल है, आप इस तरह से कर सकते हैं स्मॉलर अमाउंट में, राइट, कि ये मेमोरेंडम की आप क्या कर लीजिए, इस तरह से ऑल्ट्रेशन कर लीजिए। और सेक्शन 64 क्या कहता है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो विद इन 30 दिन के अंदर जो आपने ऑल्ट्रेशन करी है आपने आरओसी को क्या करनी है, फाइलिंग करनी है। अगला प्रश्न, कंपनी ने रेज किया सिक्योरिटी डिपॉजिट 80 करोड़ का पब्लिक से, और ब्याज देना है 12%, 3 साल तक का इसका टेन्योर है, और चार्जेस हैव बीन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ट्रस्टी ऑफ द डिपॉजिटर्स। ये कुछ फॉलोइंग एसेट्स हमने गिरवी रखे हैं। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री शेड भी है, लेकिन ट्रेडमार्क और गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, तो हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम चार्ज कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आप इन तीनों का हम टोटल कर लेते हैं तो देखिए ये बना 80 करोड़। लेकिन प्रश्न ये है, हमें जो चार्ज क्रिएट करना होता है वो कितने अमाउंट का करना होता है, वो होता है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट को डालते हुए। तो इसके अंदर इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट तो आया ही नहीं, तो इसलिए ये वैलिड होने वाला नहीं है। तो देखिए सेक्शन नंबर यहां पे आप देख रहे हैं 76, राइट, रेड विद रूल नंबर 6, डिपॉजिट से रिलेटेड कि किसके ऊपर क्रिएट होगा, सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के ऊपर ही क्रिएट होगा, और ये आपको चार्ज क्रिएट करना होता है 30 दिन के भीतर भीतर। और एज आई सेड कि जो अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस व्हाट, इंटरेस्ट पेबल। तो देखिए जैसे मैंने 80 करोड़ आपको करके यहां पे दिखाया था, टोटल डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट पेबल 80 करोड़ है। 80 करोड़ के ऊपर क्योंकि यहां पे ब्याज आपको क्वेश्चन में बताया गया है 12% है, तो 12% आप इंटरेस्ट यहां पे कंप्यूट करेंगे। स्वाभाविक है कितने बरस के लिए, 3 बरस के लिए। तो वो कंप्यूट जब करेंगे तो अमाउंट टोटल मिला के बन जाता है ज्यादा, जबकि आपने गिरवी रखे हैं 80 करोड़, तो इसलिए हम कहेंगे वो लेस देन है, और इसलिए ये चार्ज वैलिडली क्रिएटेड नहीं है। और वैसे भी जब पूरी तरह से सिक्योर्ड ना हो हम उसे अनसिक्योर्ड मान के चलते हैं। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑन अदर लॉज। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर आपको प्रश्न नजर आ रहा है। मिस्टर संजीव हाई क्वालिटी टिम्बर में डील कर रहे हैं। मिस्टर अमित कुछ टिम्बर खरीदना चाहते हैं उनसे उधार में। प्रमोद जी ने गारंटी दी है, किसको दी है, संजीव को दी है, कि जो भी टिम्बर सप्लाई की जाएगी संजीव से अमित को, संजीव ने सप्लाई किया है रिक्वायर्ड टिम्बर टू अमित। आफ्टरवर्ड्स अमित हो गए एम्बैरेस्ड, मतलब उनके फाइनेंशियल कंडीशन होगी खराब, एंड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है विद क्रेडिटर्स मिस्टर संजीव के साथ कि वो क्या करेंगे, असाइन मींस दे देंगे कोई अलग से प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम देयर डिमांड्स। देखिए हम सेक्शन 134 के अंदर पढ़ के आते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, और उसकी वजह क्या होती है, ड्यू टू क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। और एग्जैक्टली देखिएगा हमने इस तरह की इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, तो इसलिए द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द सिमिलर इलस्ट्रेशन गिवन अंडर सेक्शन 134। तो इसलिए हम इसे क्या मान के चलेंगे कि यहां पे आप ये पैसा क्लेम नहीं कर सकते प्रमोद से, बिकॉज यहां पे आपका श्योरिटी का क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। नेगोशिएबल एक्ट के ऊपर प्रश्न,
मिस्टर वैभव ने कुछ एंडोर्समेंट करी हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंटिंग ऑफ ₹35,000 टू मिस्टर ऋषभ, बट बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड टू मिस्टर ऋषभ। मिस्टर मतलब डिलीवरी नहीं करी, विभव किसको दे रहे थे? ऋषभ को, लेकिन डिलीवरी करते उससे पहले ही विभव का डेथ हो गया। लेकिन मिस्टर सोमेश जो कि बेटे हैं विभव के, जो कि ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने अप्रोच किया मिस्टर ऋषभ को एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हिज फादर्स डेथ। नाउ मिस्टर सोमेश जो है इज विलिंग टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट विच वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिज डिजीज्ड फादर। तो कहता बताइए क्या वो इस तरह से कर सकते हैं एंडोर्समेंट? देखिए, हम सेक्शन 57 में क्लियरली पढ़ते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका? डिजीज्ड का, कैन नॉट नेगोशिएट बाय डिलीवरी ओनली। आप इस तरह से एंडोर्समेंट नहीं कर सकते हैं कि आपने एंडोर्समेंट करी है बट नॉट डिलीवर्ड, मतलब जो डिजीज्ड है उसने एंडोर्समेंट तो करी, डिलीवरी नहीं करी, इसलिए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से कर नहीं सकता, क्योंकि एक तरह से उसको कोई यहां पे एज एजेंट आपको राइट तो जो डिजीज्ड है उसने नहीं दिया था, इसलिए आप इसको इस तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते। जीसी एक्ट के ऊपर प्रश्न, मिसेस नीलू चंद्रा डायरेक्टर है लड्डू स्वीट्स में। Once, while dealing with the supplier of raw material for the company, she agreed to get some secret commission from the supplier for making the deal. मतलब डायरेक्टर है, आप कंपनी के सप्लायर से कमीशन लेना चाह रहे हैं। Afterwards, on finding the facts, the company ने एक सूट फाइल किया है अगेंस्ट मिसेस चंद्रा। She contended that under section 166, दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कंपनीज एक्ट पे नहीं है, जीसी पे है। सेक्शन 166 ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या आती है? डायरेक्टर की ड्यूटीज आती हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने कमीशन खाया। तो कहता पता ही चलता अंडर सेक्शन 166 और director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain advantage either to himself or to his relative, partner, associates, and if such director is found guilty of making undue gain, he shall be, what are he? तो उसे क्या करना होगा? वो लायबल होगा कंपनी को देने के लिए। नाउ यहां तो मिसेस चंद्रा थी, तो वो ही की बजाय शी है। अब ये कहती है मोहतरमा, शी कंटेंडेड दैट सेक्शन 166 एप्लीकेबल सिर्फ मेल डायरेक्टर को, क्योंकि ये महिला है इसलिए लायबल नहीं होंगी। तो यहां पे जीसीए का क्या लगा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 लगा, जो कि हम क्लियरली पढ़ते हैं वर्ड्स इम्पार्टिंग इन मैस्कुलिन टू इंक्लूड फीमेल। यही पढ़ते हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में कि जब तक कुछ रेपुग्नेंट ना लिखा हो, वर्ड्स इम्पार्टिंग इन मैस्कुलिन टू इंक्लूड फीमेल, इसलिए मोहतरमा क्या होंगी? लायबल होंगी। आखिरी प्रश्न इंटरप्रिटेशन पे है, डायरेक्ट सा प्रश्न है। कहता बताइए विदाउट प्रेजुडिस का मीनिंग एज टू हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। विदाउट प्रेजुडिस हम क्लियरली कहते हैं विदाउट हार्मिंग, विदाउट अफेक्टिंग। और कहता अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल भी दीजिए। इसलिए हम कहेंगे विदाउट प्रेजुडिस का मतलब है हार्म नहीं करना, इफेक्ट नहीं करना, तो इसलिए कह सकते हैं पर्टिकुलर प्रोविजन शैल ऑपरेट इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ जनरल प्रोविजन। कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन लगेगी लेकिन वो किसके अगेंस्ट नहीं जाएगी? किसके डेरोगेशन में? जनरल प्रोविजन। तो ये सेम एग्जांपल देखिए आपको क्लास में भी करवाया था, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में ही ये आता वर्ड विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विच कंटेन्स, ऑब्वियसली आइडेंटिकल सिमिलर नाम के साथ कंपनी बन नहीं सकती। जो आप पढ़ते हैं और साथ में आप पढ़ते हैं कि इस तरह का नाम आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जहां पता चलता है पैट्रोनेज विद द कोई भी गवर्नमेंट वगैरह कह लीजिए। इसलिए ये एग्जाम्पल या और भी मैंने क्लास में लिखवाए थे, वो भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो इसके साथ ये हमारी डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होती है। कुछ एक जो डिफरेंट क्वेश्चन थे मैंने स्टार लगा के आपसे शेयर कर दिए थे, बाकी सारे आप देखिएगा इस तरह के आपने ऑलरेडी पहले भी किए हुए हैं। सो स्टे पॉजिटिव, अपना अच्छे से पढ़ते जाइए और क्वेश्चंस प्लीज कोई ना छोड़िए। एंड फ्रॉम माय साइड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, गुड लक।